आज हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि 10 सेल के बारे में बात करेंगे। यानी कि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, बैक्टीरिया हो, वो अमीबा हो, या प्लांट हो, एनिमल हो, फंजाई हो, या कोई भी लिविंग बीइंग हो, वो सारे के सारे लिविंग बीइंग्स जिस चीज़ के बने होंगे, जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो सेल होगा। तो जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है उसको क्या कहते हैं? द सेल। अगर हम देखें कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो है एक थिन स्लाइस देखा था कॉर्क में, तो जो कि डेड प्लांट सेल था। तो उन्होंने सेल को उसमें देखा था। वास्तव में उन्होंने सेल को नहीं देखा था, उन्होंने सेल की वॉल को देखा था। तो कंपार्टमेंट उन्होंने देखे थे हनी कॉम्ब लाइक के, तो लिटिल बॉक्सेज उन्होंने देखे, उसी को उन्होंने सेल नाम दिया। किसने? रॉबर्ट हुक ने। इसके बाद जो है जो लिविंग सेल है, लिविंग सेल, वो सबसे पहले एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने देखा था 1675 में। उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था, डिस्कवर किया था। जो माइक्रोस्कोप होते हैं वो क्या करते हैं? मैग्नीफाई करते हैं किसी भी चीज़ को कई गुने ज़्यादा तक, लाख लाख गुने, 10,000 गुना, 20,000 गुना, लाख लाख गुना। वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को, जो बहुत ही छोटे होते हैं, माइन्यूट होते हैं, उनको जो है वो बहुत ही मैग्नीफाई करके उनको दिखाते हैं, उनको रिजोल्यूट करते हैं। जो सेल थियरी दी गई वो स्लाइडन और स्वान नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। तो जो मथाइयस स्लाइडन थे, इन्होंने 1838 में जो है, ये एक्चुअली बॉटनिस्ट थे, तो इन्होंने प्लांट सेल पे स्टडी करी। तो जो प्लांट सेल पर स्टडी करके इन्होंने ये डिस्कवर किया कि सारे के सारे प्लांट जो है बेसिक स्ट्रक्चर सेल के बने होते हैं। तो स्लाइडन ने अपनी थ्योरी 1838 में दी, और जो थियोडर स्वान थे उन्होंने 1839 में जो है, वो एक्चुअली जूलॉजिस्ट थे, तो वो एनिमल सेल पे स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने ये देखा कि एनिमल्स भी जो है सेल्स के बने होते हैं, एनिमल सेल्स के बने होते हैं। इस तरह से ये मालूम पड़ा कि सारे के सारे लिविंग बींग्स जो हैं बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सेल ही है। तो इन लोगों की थ्योरी को मिला करके सेल थ्योरी बनाई गई। और बाद में जो है 1855 में रूडोल्फ विर्को ने ये डिटरमाइन किया, एक नई बात खोजी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल आती हैं। इसी थ्योरी को बोला गया ओमनिस सेलुला ए सेलुला, मतलब कि हर एक सेल पहले से मौजूद प्रीवियस सेल से आती हैं। एवरी सेल अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब सेल थ्योरी क्या है? तो सेल थ्योरी के 3 स्टेटमेंट है। पहला ये कि सारे के सारे लिविंग बींग्स जो है एक या एक से अधिक जो है सेल्स से बने होते हैं, यानी ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। जो दूसरी शर्त है, दूसरी कंडीशन है, वो ये है कि जो बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर या फंक्शन, यानी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो होगी किसी भी लिविंग बींग्स की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो क्या होगी? सेल ही होगी। सेल्स आर ऑर्गेनिजम्स बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और तीसरी जो शर्त है, तीसरी कंडीशन है सेल थ्योरी की, वो क्या है? सेल्स कम ओनली फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि एवरी सेल अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी हर एक सेल पहले से मौजूद सेल से ही आती है। सेल की डाइवर्सिटी देखें तो सेल जो है इनके साइज जो है 1-2 माइक्रॉन से लेकर के मिलीमीटर, सेंटीमीटर, और नर्व सेल वगैरह इतनी लंबी होती हैं कि वो जो है 1-1 मीटर तक हो सकती हैं। इसी तरह से शेप भी अलग अलग होते हैं सेल्स की। हिपेटोसाइट सेल अलग होती हैं। स्पिंडल सेल्स जो स्मूथ मसल फाइबर होती हैं वो स्पिंडल शेप्ड होती हैं। स्ट्रिएटेड मसल अलग होती हैं और कार्डियक अलग। जो बोन की सेल्स ऑस्टियोक्लास्ट और ब्लास्ट होती हैं उनका अलग होता है स्ट्रक्चर, शेप। और न्यूरॉन्स जो नर्व सेल होती हैं वो अलग होती हैं। जो किडनी की सेल्स जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं उनका शेप अलग होता है। इस तरह से शेप और साइज में जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी रखते हैं सेल्स, और इनका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ही डाइवर्स होता है। अगर हम देखें कि स्मॉलेस्ट सेल, तो बैक्टीरियाज सबसे छोटी होती हैं। जो प्रोकैरियोट होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो स्मॉलेस्ट होते हैं। उन बैक्टीरियाज में भी माइकोप्लाज्मा, जिसे PPLO यानी कि प्लूरोनिमोनियाई लाइक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो सेल होती हैं, वो और भी ज़्यादा छोटी होती हैं। तो 0.1 माइक्रोन के भी वो हो सकते हैं। नॉर्मली बैक्टीरियम 2 to 10 माइक्रोमीटर के होते हैं। लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल होते हैं, वो 1-1 मीटर लंबे हो सकते हैं। 1 मीटर, 2 मीटर ऐसे हो सकते हैं। और जो बिगेस्ट सेल या लार्जेस्ट सेल जिसे हम कहें, वो ऑस्ट्रिच का एग है। वो 6 इंचेज लॉन्ग हो सकता है या 18 सेंटीमीटर का डायमीटर इसका हो सकता है। सेल डाइवर्सिटी अगर हम शेप के रूप में देखें, शेप कैसे इनके चेंज होते हैं, तो
जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी हैं, तो आरबीसीज हैं तो स्फेरिकल क्या ये सर्कुलर रहेंगे और बाइकॉन्केव रह सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि बोन की जो सेल्स होंगी ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट वो डिफरेंट होंगे, जो स्मूथ मसल फाइबर होंगे स्पिंडल सेप्ड होंगे। स्ट्रिएटेड और स्ट्रिएटेड जो होंगे वो जो है स्केलेटल मसल्स होंगे। इसी तरह से जो किडनी की सेल्स होंगी नेफ्रॉन, उनका शेप अलग होता है। और जो ब्रेन की सेल्स होती हैं न्यूरॉन्स नर्व सेल्स, उनका शेप अलग होता है। इस तरह से इनकी जो है सेल्स अलग होती जाती हैं। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें, बैक्टीरियाज की बात करें, तो उनके भी शेप अलग अलग होते हैं। जैसे कोई स्फेरिकल हो सकते हैं, कोई कॉमा शेप्ड हो सकते हैं, कोई रॉड शेप्ड होते हैं जिन्हें बैसिलाई भी कहते हैं। तो ऐसे इनके जो है शेप भी वैरी करते रहते हैं। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि उसमें कैसे डाइवर्सिटी होती है, तो किसी भी सेल में न्यूक्लियस होने वाला है और उस न्यूक्लियस के अंदर में क्या होने वाला है, डीएनए, जिसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, जो कि सेल की पूरी एक्टिविटी को क्या करता है, गवर्न करता है। सेल के अंदर में सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं, वो सेल के कंपोनेंट होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और वो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन को सेल की। यूकैरियोट्स या प्रोकैरियोट्स, ये दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। वो इस बेसिस पे हैं कि उनमें न्यूक्लियस कैसा है। तो यूकैरियोट्स का मतलब होता है, यू मतलब होता है ट्रू, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स को यूकैरियोट्स कहते हैं। इनके पास जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का मतलब हो गया कि उनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्लोरोप्लास्ट हो सकता है अगर वो प्लांट सेल है तो। इसी तरीके से गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये सब जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, यानी कि उसमें न्यूक्लियाई नहीं होता, यानी कि उसमें सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियोलस नहीं होता। और जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, जो फाइबर है, वो क्या होता है कि वो नेकेडली ही सर्कुलर फॉर्म में जो है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो प्रोकैरियोट का मतलब हो गया, प्रो मतलब प्राइमरी, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो जिनमें प्राइमरी न्यूक्लियस या ऐसा न्यूक्लियस जो बहुत ही अनडेवलप्ड है, या कहें कि वो न्यूक्लियस नहीं है, वो न्यूक्लियोइड है, तो ऐसा जिसमें जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते, जैसे कि बैक्टीरियाज वगैरह। अगर हम यूकैरियोट्स वर्सेस प्रोकैरियोट की बात करें, तो यूकैरियोट का मतलब होता है जिनमें ट्रू न्यूक्लियस हो, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट का मतलब होता है जैसे प्रोटोजोअन्स हुए, अमीबा वगैरह हुए, डायटम्स, डायनोफ्लाइजेलेट, ये प्रोटिस्ट हैं जो डेवलप्ड न्यूक्लियस वाले हैं। और प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरियाज, आर्कीबैक्टीरियाज, जो जिनके पास जो है अनडेवलप्ड न्यूक्लियस है। और इसी में साइनोबैक्टीरियाज भी इसी में आते हैं, जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो वो सब के सब प्रोकैरियोट के हिस्सा हैं। प्रोकैरियोट सेल यहाँ पर दिखाया गया है, एक बैसिली रॉड शेप्ड जो है बैक्टीरिया दिखाया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ढेर सारे आप यहाँ पर देखें कि इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें राइबोसोम होंगे, इसका कैप्सूल होगा। कैप्सूल का मतलब जो आउटर कवरिंग होती है उसे कैप्सूल कहते हैं। सेल वाल है, तो बैक्टीरियाज में सेल वाल प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में भी सेल वाल होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होते। अब ये सेल वाल जो है, इसके बाहर में कैप्सूल का फॉर्मेशन हो सकता है बैक्टीरियाज में। यहाँ ढेर सारे पिलाई दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ये लंबे लंबे जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये फ्लैजेला हैं। और न्यूक्लियोइड रीजन है, जो जेनेटिक मटेरियल है, चूँकि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये जो डीएनए होता है वो फ्री होता है, सर्कुलर होता है और साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा होता है नेकेडली ही। उसको ऐसे न्यूक्लियस को न्यूक्लियस नहीं बोल करके न्यूक्लियोइड बोलते हैं, किसमें, प्रोकैरियोट्स में। तो अब अगर हम लोग बात करें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंसेज की, तो जो प्रोकैरियोट होते हैं, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस अब्सेंट होते हैं, उसमें न्यूक्लियस की जगह में न्यूक्लियोइड होता है, जैसा बता ही दिया। यूकैरियोट में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब क्या, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब कि उसके पास जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियोलस होगा और क्रोमैटिन फाइबर या डीएनए वगैरह उसके अंदर होगा, न्यूक्लियस के अंदर। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रोकैरियोट में अब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड वगैरह, ये सब यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं। साइज की बात करें तो प्रोकैरियोट साइज में छोटे होते हैं 1 to 10 माइक्रोमीटर के, और जो यूकैरियोट होते हैं वो बड़े होते हैं साइज में 10 to 50 माइक्रोमीटर के। प्रोकैरियोट कब आए, प्रोकैरियोट आए 3.5 बिलियन ईयर एगो, और यूकैरियोट कब आए 1.5 बिलियन ईयर एगो। साइटोप्लाज्म की अगर बात करें तो प्रोकैरियोट में भी साइटोप्लाज्म होता है, यूकैरियोट में भी साइटोप्लाज्म होता है। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो दोनों में सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल वाल की बात करें तो कुछ प्रोकैरियोट में, कुछ बैक्टीरियाज वगैरह में
सेल वाल हो सकती हैं, कुछ में नहीं भी होती, जैसे माइकोप्लाज्मा वगैरह में। यूकैरियोट में, प्लांट में तो सेल वाल होती है, लेकिन एनिमल में सेल वाल नहीं होती है। प्लांट में भी होती है, फंजाई में भी होती है। राइबोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, और जो यूकैरियोट होते हैं उसमें 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। डीएनए की बात करें तो प्रोकैरियोट में सर्कुलर फ्री फ्लोटिंग, जो कि साइटोप्लाज्म में फ्री फ्लोट कर रहे होते हैं, ऐसे डीएनए होते हैं। और जो यूकैरियोट होते हैं उसमें वेल डेवलप्ड डीएनए होते हैं, जो क्रोमोजोमल फॉर्म में जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो प्रोकैरियोट के एग्जाम्पल में बैक्टीरियाज हैं, और यूकैरियोट के एग्जाम्पल्स में एनिमल, फंजाई और प्रोटिस्टा हैं। अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल की, तो आप देखें कि ये वाला जो छोटा सा बैक्टीरिया आपको दिख रहा है, ये बैक्टीरिया है, बैसिलाई बैक्टीरिया, और ये इसका फ्लैजेला है। और ये जो बड़ी सी सेल दिख रही है, ये वाली, ये क्या है? ये यूकैरियोटिक सेल है। तो एक यूकैरियोटिक सेल हुई, एक प्रोकैरियोटिक सेल हुई। तो प्रोकैरियोटिक सेल छोटी है साइज में, आप देख रहे हैं 0.5 माइक्रोमीटर का डाया है, और जो यूकैरियोटिक है वो बहुत बड़ा है, इस तरीके से। कंपोनेंट ऑफ सेल की बात करें तो कोई भी सेल होगी तो उसका एक सेल कोट होगा, और उसका न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा। अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के दो भाग हैं, एक तो प्लांट सेल में सेल वाल होगा और प्रोटोप्लास्ट होगा। प्रोटोप्लास्ट के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि सेलेक्टिव परमिएबल होता है या सेमी परमिएबल होता है। अब प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग मैटर होता है, जो कुछ भी सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी कंटेंट पड़ा हुआ है उसे क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होते हैं, और जो उसका फ्लूइड होता है, जो मैट्रिक्स होता है, उसे हाइलोप्लाज्म बोलते हैं। और जो उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट या उसके ऑर्गेनेल्स हैं, वो या तो सिंगल मेम्ब्रेन हो सकते हैं, डबल मेम्ब्रेन हो सकते हैं, या नॉन मेम्ब्रेनस हो सकते हैं। तो जो सिंगल मेम्ब्रेनस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, ग्लाइऑक्सिसोम है और पराक्सीसोम है। इनके फंक्शंस और स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट हो सकते हैं या एब्सेंट हो सकते हैं। तो अगर प्रेजेंट होते हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है, और एब्सेंट होते हैं तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। इस तरह से गोल्जी बॉडी होते हैं, ये पाउच लाइक, सैक लाइक वेसिकल्स होते हैं, जो कि जो है पैचिंग और डिस्पैचिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं। जो सेल मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो भी प्रोडक्शन होता है प्रोटीन वगैरह का, तो उसको जो है पाउच में, वेसिकल्स में भर करके डिस्पैच करना, पैकिंग करना, दूर पहुंचाना, ये सब काम जो है गोल्जी बॉडी का होता है। जो लाइसोसोम होते हैं उनके पास जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, जिन्हें हाइड्रोलेजेस भी कहते हैं, वो डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं। तो ये सुसाइडल बैग भी कहलाते हैं। इस तरह से ग्लाइऑक्सिसोम और पराक्सीसोम भी हैं। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया को जिसे हम लोग जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि वो एटीपी का प्रोडक्शन करता है, एनर्जी करेंसी का। और जो प्लास्टिड्स है जैसे क्लोरोप्लास्ट वगैरह, तो ये सब डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। और नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स कुछ होते हैं साइटोप्लाज्म में, जैसे राइबोसोम। राइबोसोम कौन है? वो प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन बनाने वाला। इस तरह से सेंट्रोसोम है, माइक्रोट्यूबुल्स हैं, इनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अर्गेस्टिक बॉडीज़ होते हैं, जो कि ये बाई प्रोडक्ट होते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म के, जैसे वैक्यूल हुआ, ग्रैनुल्स हुए। तो ये नॉन लिविंग होते हैं, और जो है बाई प्रोडक्ट होते हैं, कई बार ग्रैनुल्स होते हैं। ये अर्गेस्टिक बॉडीज़ भी इसी का हिस्सा हैं, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का ही। पार्ट ऑफ सेल, अगर हम लोग पार्ट ऑफ सेल की बात करें तो आप देखेंगे कि जो है जो ईच लिविंग सेल कैरीज आउट द टास्क ऑफ टेकिंग फूड, ट्रांसफॉर्मिंग फूड इनटू एनर्जी, गेटिंग रिड ऑफ द वेस्टेज एंड रिप्रोड्यूसिंग। तो हर एक सेल का अपना एक काम है, वो अपना टास्क कर रहे हैं। वो खाना बनाना, पाना, ट्रांसफॉर्म करना, एनर्जी प्रोड्यूस करना, और वेस्ट को बाहर निकालना, रिप्रोड्यूस करना, सेल का डिवीज़न करना, दूसरे सेल बनाना। तो ये सब जो है जो काम उसके हैं, उसमें उसके कंपोनेंट उसकी हेल्प करते हैं। तो खास तौर से जो उसके कंपोनेंट है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोस्केलेटन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही क्या करता है? पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म और जो सेल के फंक्शन होते हैं उसको गवर्न करता है। तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर जो है यूकैरियोटिक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आप सामने देख रहे हैं। तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उनमें पोर्स हैं, उसके अंदर में न्यूक्लियोलस है जो आरआरएनए बनाएगा और कुछ प्रोटीन बनाएगा। और जो क्रोमैटिन फाइबर है जिनमें डीएनए है, जो क्रोमोजोम है जिनमें डीएनए है, वो क्या करते हैं? उन पे जीन होते हैं, और उस जीन से वो जो है मैसेंजर आरएनए बनाते हैं, और उसके बाद फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है।
तो ख़ास तौर से स्टोरेज सेंटर होता है डीएनए का, कौन, न्यूक्लियस, ये सेल के फंक्शन को मैनेज करते हैं। इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके फंक्शन क्या हैं और वो कौन कौन से हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या है, सबसे आउटर कवरिंग है प्रोटोप्लाज्म की, यानी जिसके अंदर साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भरे होते हैं, न्यूक्लियस होता है, वो सब सेल मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है, जो कि सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। इस तरह से हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, सिलिया फ्लैजेला, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल, वैक्यूल्स और प्लास्टिड्स, इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा समझेंगे, पढ़ेंगे। एक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है प्लांट सेल का, सबसे ऊपर का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं टोनोप्लास्ट। तो जो वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल्स की जो लाइनिंग होती है, जो कवरिंग होती है, उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल क्या है, सेंट्रल वैक्यूल है प्लांट सेल में, वैक्यूल्स बड़े बड़े पाए जाते हैं, इसी वजह से प्लांट सेल बड़ा साइज का हो पाता है। इलॉन्गेशन जो होती है प्लांट सेल की वो इसी वजह से होती है। प्लांट सेल की खास बात ये है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, तो प्लांट सेल, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। और जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, क्रोमैटिन फाइबर यानी कि डीएनए होता है, और न्यूक्लियोलस होता है जो कि राउंड स्फेरिकल बॉडी होता है, जो कि आरआरएनए बनाता है, राइबोसोमल आरएनए बनाता है। इसके अलावा न्यूक्लियस के जस्ट बाहर ही जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। वो रफ इसी वजह से बोला उसको क्योंकि उस पर राइबोसोम का अटैचमेंट होता है, और उसी का वो हिस्सा जिस पर राइबोसोम का अटैचमेंट नहीं होता उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो लिपिड का फॉर्मेशन करता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन फैक्ट्री कहलाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर पेरोक्सिसोम है जो रिस्पायरेशन में हेल्प करेगा, और रिस्पायरेशन का मतलब है एनर्जी प्रोडक्शन में उसका काम यूटिलाइजेशन होने वाला है। और इसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और ये सेमी परमेबल होता है। गोल्गी apparatus, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोटीन वगैरह बनते हैं उनका पैकिंग करना और डिस्पैचिंग करना, ये काम जो है वेस्कुलर फॉर्म में जो है गोल्गी apparatus इस काम को करता है। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्रीज हैं जो कि साइटोप्लाज्म में भी बिखरे हुए पाए जाते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी चिपके हुए होकर के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं, या कुछ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल जैसे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा, ये क्या है, कनेक्शंस हैं दो सेल के बीच में, दो प्लांट सेल के बीच में जो कनेक्शंस होते हैं उनको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट है, इसे सेल का, प्लांट सेल की किचन कहते हैं, क्योंकि प्लांट सेल होता है, ग्रीन सेल होता है, वो ग्रीन इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और भोजन बनाते हैं, यानी ग्लूकोज वगैरह का, कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन करते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट को ही क्या कहते हैं, किचन ऑफ सेल कहते हैं। और माइक्रोफिलामेंट, ये साइटोस्केलेटन का फॉर्मेशन करते कराते हैं। माइक्रोट्यूबुल्स, ये भी जो है स्पिंडल फाइबर आदि बनाने में और जो है साइटोस्केलेटन बनाने में हेल्प करते हैं। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो हालो होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रियान, ये किसी भी सेल का क्या होते हैं, पावर हाउस होते हैं। ये एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने प्लांट सेल देख लिया। हम लोग एनिमल सेल को देखें, तो एनिमल सेल में हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है एनिमल सेल में। एनिमल सेल को भी जो है एनर्जी की प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है, रिस्पायरेशन के थ्रू वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके जो है माइटोकॉन्ड्रिया से क्या करता है, एटीपी फ्री करता है। एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनिमल सेल में बैक्टीरिया वगैरह हैं, छोटे एनिमल सेल हैं, तो उनमें फ्लैजेलम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर भी प्लांट सेल की तरह ही न्यूक्लियस होगा जिसके पास न्यूक्लियर इन्वलप आउटर कवरिंग होगी, क्रोमैटिन जिसमें डीएनए होगा, और न्यूक्लियोलस जो कि आरआरएनए बनाएगा। यहाँ पर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अगर राइबोसोम का अटैचमेंट है तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्रोटीन बनाएगा, और राइबोसोम फ्री साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर भी वैसी ही सेल मेम्ब्रेन रहेगी, यहाँ पर सेल वॉल नहीं होता, ये खास बात है। वहाँ पर सेल वॉल के, प्लांट सेल में सेल वॉल के अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, यहाँ पर सबसे आउटर कवरिंग ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, जिसे जो कि सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि लिपिड का फॉर्मेशन करते कराते हैं, फैट का फॉर्मेशन करते कराते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं। तो ये ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिनमें कि राइबोसोम का अटैचमेंट नहीं होता। गोल्गी apparatus की बात करें तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन वगैरह बन करके आता है उनकी पैकिंग और डिस्पैचिंग करने का काम इन वेसिकुलर फॉर्म में गोल्गी apparatus करते हैं। लाइसोसोम, ये इनके जो वेसिकल्स हैं, जो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है गोल्गी बॉडी से, वही लाइसोसोम में कन्वर्ट होते हैं। इन लाइसोसोम यानी कि ये हाइड्रोलाइजेस के जो है पाउचेज होते हैं, यानी ढेर सारे एंजाइम्स के पाउचेज होते हैं। और इनको सुसाइडल बैग भी कई बार कहते हैं, क्योंकि ये जो है जब अपने ही ऑर्गेनल्स अगर
बेकार हो जाते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी लाइसोसोम की जरूरत पड़ती है, और फॉरेन मटेरियल, टॉक्सिक सब्सटेंस को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए भी लाइसोसोम की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर भी माइक्रोट्यूबुल्स और माइक्रोफिलामेंट होते हैं जो कि साइटोस्केलेटन और सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। सेंट्रियोल भी स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते कराते हैं, और पराक्सीसोम जो है भी एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने जो है एनिमल सेल भी पढ़ लिया। थैंक यू।